सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत ही सुंदर सुंदर जो कमेंट करते हैं और अपना जो प्यार है वो दिखाते हैं। और ये कमेंट है कि मैम आप हमें तृतीय और चतुर्थी विभक्ति बता देना। आज जो वीडियो है वो इसी कमेंट के आधार पर है और आज हम इस वीडियो में तृतीय विभक्ति समझेंगे, चतुर्थी विभक्ति हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। एक बार फिर बच्चों, जो आपने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कमेंट में आप पूछते हैं उसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। अगर छोटा होता है तो कमेंट में ही बता दिया जाता है, अगर कोई चीज़ बड़ी है समझाने की है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से समझा दी जाएगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम केवल तृतीय विभक्ति समझेंगे। तृतीय विभक्ति का क्या नियम है, क्या उसका सूत्र है, बोर्ड परीक्षा में किस तरह से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एनांग विकार सूत्र की व्याख्या और तृतीय विभक्ति का नियम। बोर्ड परीक्षा में बच्चों इस तरह से प्रश्न आता है कि रेखांकित पदों में से किन्हीं दो में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का पहला उदाहरण है नदीम समया पशवः सन्ति। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम इसमें समझते हैं जो तृतीय विभक्ति का जो उदाहरण है बच्चों, ये है दिनेशः पादेन खंजः अस्ति। ये चतुर्थी विभक्ति का पितृभ्य स्वधा। अब बच्चों इस तरह से आपके सामने प्रश्न पत्र में आएगा, ये दिए होंगे द्वितीय विभक्ति का भी, जैसे द्वितीय विभक्ति का ये है, तृतीय का ये है, ये चतुर्थी का है। उसमें से आपको किन्हीं दो विभक्तियों से संबंधित उत्तर देना है, यानी उनका नियम बताना है और उसमें बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। कभी कभी केवल यही पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो वो और भी आसान होगा। लेकिन सबसे पहले समस्या ये आती है कि आप पहचाने कैसे, किस तरह से पहचानेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो पिछली वीडियो में हमने ये समझा ही दिया था जिसमें द्वितीय विभक्ति है और कैसे पहचानेंगे। इसका जो सूत्र था अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति योगेपि। सूत्र के अनुसार जिसमें अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति योगे के योग से द्वितीय विभक्ति लगती है, तो जैसे इसमें समया शब्द आया है तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ये है दिनेश पादेन खंजः अस्ति, तो इसमें पूछा जाता है रेखांकित। रेखांकित में जो विभक्ति लगी है उसमें बताना है कि कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों सबसे पहले तो यही जान लो, जो तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है ये एन या एन, इस तरह से उसमें दिखाई देगा आपको, या तो एन लगा होगा या एन लगा होगा। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है और ज़्यादातर एक वचन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखे पादेन, पादेन में एन लगा है, ये वाला एन लगा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि अगर एन लगा है कहीं पर एन, तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, और बच्चों तृतीय विभक्ति का एक और चिन्ह है आ। जैसे यहाँ पर देखिए लगा है सिरसा, सिरसा खलवाट अस्ति। ठीक है, अभी आप यहाँ पर चिन्ह की पहचान करिए, बाद में हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि किस में तृतीय विभक्ति लगी है। तो सबसे पहले हम सूत्र समझते हैं एनांग विकार। सबसे पहले एनांग विकार सूत्र को समझ लीजिए, तब आपको तृतीय विभक्ति का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है एन, एन का अर्थ था जिस अंग, जिस अंग में विकार यानी कमी, जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में कमी हो, उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ये है बच्चों एनांग विकार सूत्र की व्याख्या, यानी एन जिस अंग में विकार यानी जिस अंग में कमी हो उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। देखिए जिस अंग में विकार होता है, कभी कभी बच्चों सूत्र की व्याख्या भी आ जाती है कि इस सूत्र की व्याख्या बताइए, एनांग विकार सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जिस अंग में विकार होता है उस अंग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, अब तृतीय विभक्ति का चिन्ह आपने जान ही लिया है, प्रथमा एक वचन में
एन या एण और आ। ज़्यादातर बच्चों बोर्ड परीक्षा में तृतीय विभक्ति का एक वचन ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है, राजकुमारः कर्णेन बधिरः अस्ति। अब यहाँ पर अभी हमने जाना था कि या तो एण आएगा या एन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्णेन, कर्णेन में एन लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसी से पहचान कर लेंगे कि तृतीय विभक्ति का एक वचन है, एन लगा है, तो ये इसमें तृतीय विभक्ति होगी। और तृतीय विभक्ति की जो पहचान है वो एनांग विकार सूत्र से आप समझ ही गए होंगे कि जिस अंग में विकार होता है, यानी जिसमें भी कोई विकार होगा, जैसे यहाँ पर जो वाक्य है ये राजकुमारः कर्णेन बधिरः अस्ति, इसका मतलब है कि राजकुमार कान से या बहरा है, यानी राजकुमार कान से बहरा है। तो जो उसके राजकुमार है उसके कानों में विकार है, विकार मतलब कमी है, तो यहाँ पर जो कान है उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया, जिसमें विकार होगा, जिस अंग में विकार होगा उसी में तृतीय विभक्ति लगेगी। तृतीय विभक्ति मतलब यह कि एण लगेगा, ठीक है, या एन लगेगा। अगर आंखें हैं, जैसे काना है, तो काना एक के लिए लगेगा तो कर्णेन होगा, ठीक है। और अगर अंधा होगा कोई तो अंधा दो से होगा, ठीक है, दोनों आंखों से अंधा होगा, तो उसमें तृतीय विभक्ति का द्विवचन लगाएंगे, ठीक है, वो बनेगा नेत्राभ्याम। जैसे बच्चों ये वाक्य है, सह अक्षणा काण है। अब इसमें एण नहीं लगा है, एन नहीं लगा है, भ्याम नहीं लगा है, लेकिन आ लगा है, ठीक है, अक्षणा। आप इससे भी पहचान करिए कि एक तो आ से आपको अगर याद है तो आपको याद आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए काण है, काण है माने होता है काना, ठीक है, आंखों से काना है तो इसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। अब प्रश्न होता है कि अगर पेपर में आए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, तो आप परीक्षा में इसको लिखेंगे कैसे। अब जैसे ये आता है, ये वाला आएगा विद्या धर्म प्रति गच्छति, ठीक है। अगर आपको ये करना है तो हमने पिछली वीडियो में समझा ही है, ये द्वितीय विभक्ति का है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, धर्मम में द्वितीय विभक्ति लगी है। अब तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, अभिता परितः समायनिक सहा प्रतियोगे भी सूत्र के अनुसार प्रति के योग से धर्म में द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है। इस तरह से आप जवाब लिखेंगे। और अगर आपको ये करना है स अक्षणा काण है, ये वाला करना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, एनांग विकार सूत्र के अनुसार अक्षणा में तृतीय विभक्ति लगी है। आगे बताएंगे क्योंकि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिख करके आएंगे। एक बार और अच्छी तरह से समझ लीजिए, तृतीय विभक्ति सूत्र है एनांग विकारः, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है जिस विकृत अंग में या अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है उस विकार युक्त अंग में तृतीय विभक्ति होती है। बच्चों इसका सीधा सा मतलब वही है, आप इस तरह से ही लिखिए कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो वाक्य दिए गए हैं सब में कुछ ना कुछ विकार है। जैसे आप पहले विकार को जान लें कि शरीर के विकार क्या क्या होते हैं। अब जैसे बच्चों खंज आएगा तो खंज का अर्थ होता है लंगड़ा, और लंगड़ा किसे कहते हैं, जिसका एक पैर खराब होता है, ठीक है, और संस्कृत में उसको कहते हैं खंज। अगला जो शब्द है काण है, इसका अर्थ होता है बच्चों काणा, जिसकी एक आंख खराब होती है उसको काणे कहते हैं। बधिर, बधिर का अर्थ होता है बहरा। कुब्जा, कुब्ज जो होता है जैसे किसी की जो कमर है टेढ़ी होती है और वो झुक करके चलते हैं, जैसे रामायण में मंथरा थी, वो उनके कमर में कुब्ज था। और खलवाट, खलवाट कहते हैं बच्चों गंजे को। इस तरह से आप शरीर के विकारों को याद कर लें कि खंज का अर्थ होगा लंगड़ा और काणे का अर्थ होगा काना। खलवाट का भी अर्थ समझ लीजिए, खलवाट का मतलब होता है गंजा और बधिर का बहरा। अब जहाँ कहीं भी जिस वाक्य में भी आपको ये शब्द दिखाई दें तो आप समझ लो कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी होगी। अब देखिए जैसे पहला ही वाक्य भिक्षुक पादेन खंजे अस्ति, ठीक है, भिखारी पैर से लंगड़ा है। और बच्चों इसमें से अनुवाद भी आएगा बनाने को, ठीक है। तो आप अगर विभक्ति परिचय जान लेंगे
और सूत्र की व्याख्या भी समझ लेंगे। तो अगर इनमें से कोई अनुवाद आया तो आपको दोहरा लाभ हो जाएगा कि आपको अनुवाद भी बना लेंगे और आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, अगर आता है कि भिखारी पैर से लंगड़ा है तो भिखारी की जो संस्कृत होती है भिक्षुक है, और पैर से लंगड़ा है तो पैर में विकार है तो पैर में तृतीय विभक्ति लगाएंगे पादेन, और लंगड़े की है खंजे और ह का होता है मतलब अस्थि। ठीक है, भिखारी पैर से लंगड़ा है, भिक्षुक है पादेन खंजे अस्थि। देवदत्त नेत्रेण काणे अस्ति, देवदत्त नेत्र से काना है। अब यहाँ पर देखिए देवदत्त है तो यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे अनुवाद बनाने के लिए, और नेत्र से यानी आंख से काना है तो नेत्रेण तृतीय विभक्ति लगा देंगे और काणे, और ह के लिए अस्ति। ठीक है, गिरधर कान से बहरा है तो गिरधर, बच्चों याद रखो संस्कृत बनाने के लिए जब कोई पुरुष होता है तो उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं, लेकिन महिला होती है या जैसे बालक होगा तो विसर्ग लग जाएगा, बालिका होगी तो विसर्ग नहीं लगेगा। ठीक है, गिरधर लड़का है इसलिए इसके आगे ये विसर्ग लगा है। देखिए देवदत्त भी लड़का है, भिक्षुक भी लड़का है, तो इसलिए इनके नाम के आगे विसर्ग लगा है। अब गिरधर कान से बहरा है तो कर्णेन, कर्णेन कान का जो कान की जो संस्कृत होती है कर्ण होती है और उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे कर्णेन, और बहरे की हो जाएगी बधिरे और हा की अस्थि। ठीक है, अगला जो है मंथरा कमर से कुबड़ी थी, तो यहाँ पर देखिए मंथरा कटया, कटया कहते हैं कमर, और कुब्जा अस्थि इसमें। ठीक है, अगला है मोहन सिर से गंजा है। ठीक है, मोहन, अब सिर से, सिर में तृतीय विभक्ति लगी सिरसा खलवाट अस्थि। ठीक है बच्चों, अब ये जो वाक्य दिए हुए हैं आप देखकर ही पहचान लेंगे कि किसमें तृतीय विभक्ति लगी है। ठीक है, जैसे नरेश अक्षणा काण है अस्थि, इसका मतलब है नरेश आंख से काणा है। ठीक है, गिरधर कर्णेन वध्र, गिरधर कान से बहरा है। रमेश पादेन खंजे, रमेश पैर से लंगड़ा है। अयम छात्र पादेन खंजे अस्ति, यह छात्र पैर से लंगड़ा है। मंथरा कटया कुब्जा आसीत, मंथरा कमर से कुबड़ी थी। एक बात और बच्चों, संस्कृत में जो हा होता है, हा ये इसके लिए आता है अस्ति, और था थे थी उसके लिए आएगा आसीत। अगला है पृष्ठेन कुब्जा यानी पीठ से कुबड़ा। आदर्श है पादेन खंजे अस्ति, आदर्श पैर से लंगड़ा है। भिक्षुका पादेन खंजे, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। अगला वाक्य है आदर्श सिरसा खलवाट अस्ति, कि आदर्श सिर से गंजा है। देवदत्त कर्णेन वध्र, देवदत्त कर्ण कान से बहरा है। प्रकृत्या साधु, साधु प्रकृति से, किसी के लिए कहा जा रहा है कि कोई प्रकृति से, कोई स्वभाव से साधु है। भिक्षुक है नेत्रेण काणे अस्ति, भिक्षुक नेत्र से काणा है। भिक्षुक कटया कृष्ण अस्ति, भिक्षुक कमर से कृष्ण है यानी काला है। अगला है दिनेश पादेन खंजे अस्ति, दिनेश पैर से लंगड़ा है। अगला है कटया वक्र, वह कमर से वक्र है यानी किसी की कमर जो है टेढ़ी है। अगला है देवदत्त जलेन मुख प्रक्षालयति। अब बच्चों अनुवाद बनाने के और भी कई नियम हैं, जैसे कि यहाँ पर आया जलेन मुख प्रक्षालयति, तो इसका भी एक अलग से नियम है कि मुख को धोया जा रहा है। ठीक है, किससे? जल से, तो इसलिए जल में तृतीय विभक्ति लगी है। तो देवदत्त जल से मुख को प्रक्षालयति माने धोता है। तो आप एन से और एण से पहचान कर लेंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में केवल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। ठीक है, तो आप एन, एण और आ की मात्रा ध्यान देख करके पता कर लेंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। बोर्ड परीक्षा में बच्चों इंटर की और फर्स्ट ईयर की जो आता है तृतीय विभक्ति का नियम, एक तो एनांग विकार है और दूसरा आता है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र। इससे भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि जहां पर सह, सारकम, सार्धम, समम के जो साथ वाले शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है, यानी जिसमें अंग में विकार होता है उसमें तो तृतीय विभक्ति होती ही है, लेकिन जहां पर कहीं पर किसी के साथ जाया जा रहा होता है तो जो उसमें साथ जाने में जो अप्रधान होता है वहां पर तृतीय विभक्ति लगाते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने,
या इसकी पहचान करेंगे आप कि उस वाक्य में सह भी होगा, सह लगा होगा, साकम लगा होगा, सार्धम होगा, समम होगा। ठीक है, ये 4 शब्द उस वाक्य में जरूर लगे होंगे। आप बिल्कुल निश्चित होकर के उसमें याद कर लीजिए कि इसमें तृतीय विभक्ति है। जैसे यह है पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पुत्र के साथ पिता जाता है। ठीक है, पुत्र के साथ पिता जाता है। इस वाक्य में पुत्र के साथ कौन जा रहा है? पिता जा रहा है, तो पिता जो है अप्रधान है। ठीक है, इसीलिए पुत्रेण में जो अप्रधान होता है, जो उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अच्छी तरह से सहयुक्ते अप्रधानी सूत्र को समझिए। देखिए, सह के योग में जो अप्रधान, अप्रधान का मतलब क्या है? जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है। जो प्रधान, प्रधान मतलब प्रमुख, प्रमुख जो है, जो वाक्य में जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, वो क्रिया के कर्ता का साथ देता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए, पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो पुत्र के साथ पिता जाता है। इस वाक्य में प्रधान कर्ता कौन है? प्रधान कर्ता है पिता, ना, जिसका साथ पुत्र दे रहा है। अतः पुत्रेण में तृतीय विभक्ति है। और दूसरे शब्दों में गच्छति क्रिया के साथ प्रधानता पिता की है। अब आपको समझ में आ रहा है? जो गच्छति है वो क्रिया के साथ प्रधानता पिता की है, पुत्र की नहीं है। अतः अप्रधान होने पर पुत्र में तृतीय विभक्ति हुई, इसीलिए पुत्र में तृतीय विभक्ति लगी है। इसको इस तरह से समझिए बच्चों कि जो प्रधानता है इसमें किसकी है? पिता की है। और अप्रधान कौन है? अप्रधान है पुत्र। और किस तरह से अप्रधान है? क्योंकि जो पुत्र है वो किसके साथ जा रहा है? पिता के साथ जा रहा है। यानी जो पुत्र है वो जाने का काम किसके साथ कर रहा है या किसके मदद से कर रहा है? पिता की मदद से कर रहा है। तो पिता क्या होगा? प्रमुख होगा, क्योंकि जो पुत्र है वो जाने का काम पिता की सहायता से कर रहा है या पिता के साथ जा रहा है, तो इसीलिए पिता प्रधान है और साथ जाने वाला जो पुत्र है वो क्या है? वो अप्रधान है। तो जो ये सहयुक्त अप्रधान सूत्र कहता है कि जो अप्रधान है, जो वाक्य में अप्रधान है, उसी में तृतीय विभक्ति लगेगी। प्रधान और अप्रधान का कैसे पता करेंगे? जैसे एक वाक्य ये समझ लो कि जो पुत्री है वो माता के साथ खाना पकाती है। पुत्री माता के साथ खाना पकाती है, तो बच्चों इसमें प्रधान कौन होगा? प्रधान होगी माँ, क्योंकि माँ मेन काम कर रही है और जो है पुत्री है वो उसके साथ में लगी है। ठीक है, साथ में लग करके वो काम कर रही है। यानी जो पुत्री है वो माता के साथ खाना पका रही है, तो इसमें अप्रधान कौन होगा? प्रधान कौन होगा? प्रधान होगी माँ और अप्रधान होगी पुत्री। तो इसीलिए पुत्री में क्या लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो अप्रधान है, वाक्य में जो अप्रधान है उसी में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। और क्योंकि तृतीय विभक्ति किस में लगाएंगे? किस में लगाएंगे? जो अप्रधान है, लेकिन जो क्रिया होगी हमारी, क्रिया लगेगी प्रधान के अनुसार। तो जैसे इसमें जो पिता है वो पिता प्रधान है, इसलिए जो क्रिया लगी है गच्छति वाली जो क्रिया लगेगी वो पिता के अनुसार लगेगी। समझ में आया? क्रिया लगेगी प्रधान जो है उसके अनुसार और जो तृतीय विभक्ति लगेगी उस अप्रधान के अनुसार। अब आगे समझ में बच्चों? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ शब्द हैं सह अर्थात सात अर्थ वाले साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पर देखिए बच्चों, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। जैसे पहला है अहम अपि त्वमा सार्धम आहस्यामि। यहाँ पर देखिए सार्धम शब्द आया है और इससे आप पहचान कर लेंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। इसका मतलब हुआ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अगला है राम है लक्ष्मण साकम गच्छति। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। यहाँ पर देखिए साकम आया है, साकम से आप पहचानेंगे कि तृतीय विभक्ति लगी है।
अगला जैसे वाक्य है, हनुमान ने वानरों के साथ सीता की खोज की, तो इसका वाक्य बना है संस्कृत में, हनुमान वानर रहे सार्धम जानकी मार्गी या मास है। बोर्ड परीक्षा में केवल आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। अब यहाँ पर देखिए समम आया है, तो समम देखते ही आप पहचान लेना कि इसमें तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, ऐसे संगम समगता वसुमती, आप 3 शब्दों को जरूर पहचानेंगे, सह साकम समम सार्धम। ठीक है, इन 4 शब्दों को आप पहचानिए और वाक्य में देखिए कि अगर सह है, साकम है या सार्धम है या समम है, अगर ये शब्द कहीं वाक्य में लगे हैं तो आप निश्चित होकर के उसमें लगा के आइए कि लिख करके आइए कि इसमें तृतीय विभक्ति है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने एनांग विकारय सूत्र की व्याख्या समझी और सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र की व्याख्या भी समझ ली है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। ये वीडियो केवल कक्षा 12 के जो बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से समझाया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताया गया है। जितना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी के अनुसार उतना ही इस वीडियो में समझाया गया है। मुझे आशा है कि उतना जितना इसमें समझाया गया है वो आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उसके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।